Hello everyone, this is Priya Meena, Assistant Professor Physics, Government Girls College सिरोही। बच्चों ये बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट हमारा लेक्चर चल रहा है। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, यानी कि किसी पार्टिकल जो कि वन डायमेंशनल बॉक्स में गति कर रहा है उसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल इन ए थ्री डायमेंशनल रिजिड बॉक्स, यानी कि त्रिविमीय दृढ़ बक्से में बंद कण। इसके लिए हम क्या मानते हैं कि m द्रव्यमान का एक कण मान लिया हमने कोई भी त्रिविमीय आयताकार रेक्टेंगुलर बक्से में, जिसकी जो साइड्स हैं, जिसकी भुजाएं हैं a, b तथा c हैं, जो कि क्या है कोऑर्डिनेशन निर्देशांक जो अक्ष है उसके समांतर है या फिर पैरेलल है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं थ्री डायमेंशनल जो बॉक्स है उसकी जो साइड्स हैं वो क्या है, एक a है, एक b है, एक c है, जो कि x y z के पैरेलल है। अतः तीन विमाओं में द्रव्यमान m कण के लिए श्रोडिंगर की स्थायी अवस्था समीकरण हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, थ्री डायमेंशनल या फिर थ्री डायमेंशनल में हम श्रोडिंगर इक्वेशन किस प्रकार से लिख सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा था डेल टू साई प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल्स टू 0। इसे हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये तो हमने डेल टू को खोल दिया, प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम क्या मान के चलते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जो है वो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी विभव ऊर्जा है वो क्या है, 0 है। तो फिर इसके अंदर हम क्या मान के चलते हैं कि बॉक्स के अंदर और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है हमने जैसे पहले भी लिया था वन डायमेंशनल में, बॉक्स के अंदर तो 0 है पर बॉक्स की जो साइड्स है वहां पर क्या है, इन्फिनिटी है, अनंत है। तो फिर श्रोडिंगर इक्वेशन हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन में हम v इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2meh अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हम क्या मान के चलेंगे बच्चों कि साई फिलहाल तो इसमें क्या है, एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है। अब हम साई को इस जो इक्वेशन है इसको तीन अलग अलग यानी कि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र समीकरण में पृथक करना होगा, जिससे कि प्रत्येक में केवल एक ही निर्देशांक हो। हम इसे इस प्रकार से अलग करेंगे कि ये हर एक जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को तीन इक्वेशन में बांटेंगे तो हर एक इक्वेशन अलग अलग कोऑर्डिनेट के डिपेंडेंट हो और अलग अलग प्रत्येक में केवल एक ही निर्देशांक हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन एक्स वाई साई एक्स वाई जेड जो है उसे तीन अलग अलग फलन यानी कि तीन अलग अलग फंक्शन एक्स एक्स वाई वाई एंड जेड जेड के गुणन के रूप में या फिर इनके मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे। एक्स एक्स मीन्स इसकी का पार्ट है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली एक्स पे। ये वाई वाई ओनली वाई पे डिपेंड कर रहा है और जेड जेड ओनली जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर ये फलन केवल क्या है, अलग अलग इंडिपेंडेंटली एक्स वाई जेड पे आश्रित है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, साई एक्स वाई जेड को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स एक्स ये मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तीनों, वाई वाई और जेड जेड। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इसी इक्वेशन को हम दो बार यदि पार्शियली डेरिवेटिव करें अलग अलग फंक्शन अलग अलग एक्स वाई जेड के सापेक्ष, अगर इसे आंशिक अवकलन करें इसका तो हमें क्या प्राप्त होगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें वाई जेड कॉन्स्टेंट है तो ये आ जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड जो टर्म आएगी वो आएगी डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यदि वाई के सापेक्ष करें तो एक्स जेड डी टू वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर, और यदि जेड के सापेक्ष करें तो डेल टू एक्स साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई डी टू जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 2 में यूज करेंगे। यहाँ पे डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से और साई की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से। तो हमारी ये जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वाई जेड डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड डी टू वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी टू जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस पूरी इक्वेशन में एक्स वाई जेड से यदि डिवाइड कर दें हमारे पास नेक्स्ट जो इक्वेशन आ जाएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी, इस पूरी को एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई डी टू वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड डी टू जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर।
ये टर्म हम इस इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा -2me/h² एक्स वाई जेड से डिवाइड करते ही ये टर्म हट जाएगी, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, इस इक्वेशन में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पर जितनी भी टर्म्स हैं, बाईं ओर जितने भी टर्म है वो क्या है, अलग अलग चरों के फलन है या फिर अलग अलग वेरिएबल्स के फंक्शन है। जैसे कि ये ओनली x का है, ये ओनली y का है, तो ये ओनली z का है। तो हम इसे अलग अलग किसी कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के प्रत्येक पद का एक अलग नियतांक के बराबर होना चाहिए। ये प्रत्येक जो पद है इसका ये अलग अलग कांस्टेंट के इक्वल यदि हम लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/x d2x/dx² को हमने मान लिया -kx² लिख दिया, 1/y d2y/dy² को हमने -ky² लिख दिया, 1/z d2z/dz² को हमने -kz² लिख दिया। ये आपके आगे इक्वेशन नंबर 6, ये हमने मान लिया। अब ये सारी जो वैल्यूज हैं ये हम इसी इक्वेशन में पुट कर दें, इनकी जगह ये लिख दें, इस टर्म की जगह -kx² लिख दें, इस टर्म की जगह -ky² लिख दें और इस वाले टर्म की जगह -kz² लिख दें। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, kx² + ky² + kz² 2me/h², क्योंकि हमारे पास यहाँ पर -kx² हम लिखेंगे, -ky² लिखेंगे, -kz² लिखेंगे, माइनस कॉमन आके इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी पूरी टर्म प्लस में आएगी। ये टर्म आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 6 जो कि हमारे पास ये थी, अलग अलग टर्म 3 थी, इससे हम क्या लिख सकते हैं, किसी एक टर्म को यदि लेकर चले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x d2x/dx² -kx²। इसे हम यदि x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, d2x/dx², इसके इक्वल के इस साइड ले आएंगे प्लस kx²x = 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 8 आ गई। इसी प्रकार से हम y के टर्म में भी लिख सकते हैं और z के टर्म में भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम इसे x की टर्म में लिख के इसके वेव फंक्शन और एनर्जी निकाल लेंगे और सिमिलरली हम y के टर्म में भी इसे लिख देंगे। तो हम जानते हैं इस प्रकार के जो डेरिवेटिव है हमारे पास, इस प्रकार की जो इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, xx = a sin kxx + b cos kxx। ये आपकी इक्वेशन नंबर 9 आ गई। हम जानते हैं, पीछे से हमने पढ़े हैं, इसके जो जनरल सॉल्यूशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसके जनरल सॉल्यूशन में हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू निकालने के लिए एक तो हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, एक हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं जिससे हमें a की वैल्यू मिलती है। तो सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या लगाएंगे कि वो जो हमने क्यूब लिया था उसमें x = 0 और x = a पर हमने क्या देखा था कि विभव v क्या है, इन्फिनिटी है। जहां पर विभव इन्फिनिटी है हमने पहले देखा था कि तरंग फलन या फिर वेव फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। एक बाउंड्री कंडीशन तो हमें ये प्राप्त हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या आ गई, एट x = 0, x = 0 पर वेव फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया और x = a पर भी वेव फंक्शन 0 हो गया। अब हम इस इक्वेशन में x = 0 और x = a पुट करके b की वैल्यू यदि हम निकालें तो हमारे पास हम जानते हैं b की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी और kx = nx π/a। यहाँ पे हम x की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर x डिनोट कर रहे हैं नीचे यहाँ पे। तो ये सारी जो इक्वेशन है ये हमने वन डायमेंशन पे भी निकाली थी सेम, वहां पे हमने पूरा डेरिवेशन किया था। तो ये आपको याद होनी चाहिए। b = यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया और kx की वैल्यू हमें ये प्राप्त हो गई, जहाँ पे nx की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं हो, 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है। तो xx यानी कि वेव फंक्शन हमारे पास क्या मिल गया बच्चों, a sin kxx। अब यहाँ पर k की वैल्यू यदि हम रख दे तो वेव फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, a sin nx πx/a। ये हमारे पास वेव फंक्शन आ गया। इस वेव फंक्शन को यदि हम नॉर्मलाइज करें या फिर प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध इस पर लगाएं तो हमें a की वैल्यू मिलेगी बच्चों, जो कि आपको पहले भी मिली थी हमें। तो वेव फंक्शन हमारे पास ये है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या हो जाएगी, -∞ to ∞ x* dx = 1 होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 0 to a है, क्योंकि 0 से a के बीच में ही वेव फंक्शन पाया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a² sin² kxx। ये जो हम जानते हैं 0 से a के लिए इसकी जो वैल्यू हमें मिलती है इस इंटीग्रेशन की, वो क्या मिलती है, a/2।
तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू क्या आ जाएगी √2/8। इसलिए हमारे पास फाइनली जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आएगा वो क्या आएगा 3 डायमेंशन में। ये तो फिलहाल 1 की बात कर रहे हैं हम, केवल x डायरेक्शन की। x इज इक्वल टू √2/a sin nx πx अपॉन a। सिमिलरली हम y के लिए भी लिख सकते हैं वेव फंक्शन। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2/b, क्योंकि उसकी साइड्स कितनी है b है, sin ny πy अपॉन b। z के लिए क्या लिख सकते हैं z इज इक्वल टू √2/z sin nz πz अपॉन c। ये आपकी इक्वेशन नंबर 11 आ गई। ये आपके तीनों वेव फंक्शन अलग अलग आ गए। इन वेव फंक्शन को आपको पता है कि हम कंबाइंड जो वेव फंक्शन लिख सकते हैं, यानी कि संपूर्ण जो तरंग फलन होगा वो तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो संपूर्ण जो वेव फंक्शन हो गया क्या आ गया साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स एक्स वाई वाई एंड जेड जेड। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या आएगी फाइनली साई एक्स वाई जेड। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा √8/ABC sin nx πx अपॉन a sin ny y अपॉन b sin nz πz अपॉन c। ये बच्चा आपके पास वेव फंक्शन आ गया। अब हमने पहले वेव फंक्शन के बाद में क्या निकाले, एनर्जी की वैल्यू निकाली थी। nx यहाँ पर क्या है बच्चों पॉजिटिव इंटीजर है, और kx क्या है n पाई अपॉन a, ky क्या है ny पाई अपॉन b, kz क्या है nz पाई अपॉन c। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे एनर्जी की वैल्यूज निकालेंगे, जो एनर्जीज पॉसिबल है। आपको किसी भी 1 डायमेंशन बॉक्स के लिए भी हमने पहले वेव फंक्शन निकाला था, फिर उसकी एनर्जीज निकाली थी। इसी प्रकार से अलाउड एनर्जीज वैल्यू या फिर आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी की वैल्यू हमें क्या मिली थी वहां पर E इज इक्वल टू हमें जो कंबाइंड मिली थी वो मिली थी n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ पर n स्क्वायर हमारे 3 टर्म में x y z में बटा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी En इज इक्वल टू पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m मल्टीप्लाई बाई nx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ny स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। h क्रॉस को यदि h अपॉन 2 पाई की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा En इज इक्वल टू h स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 8m। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, nx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस nz अपॉन c स्क्वायर। ये आपके पास एनर्जी आ गई। अब ये इक्वेशन जो है वो अलाउड जो जितनी भी अनुमत ऊर्जा है हमारे पास, अलाउड वैल्यूज ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 3D बॉक्स। 3D बॉक्स में एनर्जी की जो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं उसकी एनर्जी है। यहाँ पर nx ny nz क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 0 नहीं है। यदि हम बॉक्स को अभी हमने रेक्टेंगुलर लिया था इसलिए a b और c अलग अलग थे। यदि हम इसे क्यूबिक ले लें यानी कि a बराबर b बराबर c यदि हम रख दें तो इस इक्वेशन में a b c को यदि हम इक्वल कर दें तो हमारे पास पूरी इक्वेशन जो आएगी वो क्या आएगी बच्चों, फंक्शन तो हमारे पास क्या आ जाएगा साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू √2/a कितना था क्यूब में था, तो ये हो जाएगा 2/a की पावर 3/2 sin nx पाई x अपॉन a sin ny पाई y अपॉन a sin nz पाई z अपॉन a। ये तो आपका 3 डायमेंशन और फिर क्यूबिक के लिए आ गया। और जो एनर्जीज होगी वो क्या हो जाएगी E इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 8m, a स्क्वायर देखो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। ये आपके पास वेव फंक्शन और एनर्जी आ गई 3 डायमेंशन के लिए रिजिड बॉक्स के लिए, जो कि हमने 1 डायमेंशन के लिए भी निकाली थी बच्चों। अब यही हमसे एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में सिर्फ यही पूछता है कि उसके वेव फंक्शन ऑफ एनर्जी निकालिए। तो सबकी तरीका एक ही है, बस थोड़ा सा उनके डिफरेंस आ जाता है। ये भी हमने सेम 1 डायमेंशनल की तरह ही निकाला है, पर इसमें हमने 3 डायमेंशनल टर्म लिए, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है बच्चों वो आती है डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल, यानी कि ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता। अब हमारे पास एनर्जी क्या हो गई E इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, 8m स्क्वायर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। यहाँ पर a हो रहा है बच्चों a स्क्वायर। अब इसके लिए हमें डीजेनरेसी यानी कि अपभ्रष्टता क्या होती है कि nx ny nz के बहुत से मान हो सकते हैं, 0 को छोड़ के कोई भी मान हो सकता है। तो ये पूरी एनर्जी जो है nx ny और nz पर डिपेंड करती है। इनके कई कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त हो सकते हैं, जैसे 1 1 1 1 2 1 2 1 1, ठीक है। अब अलग अलग मीन्स अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, यानी कि हम अलग अलग यदि हम इनके क्वांटम नंबर के सेट लेंगे तो उनके वेव फंक्शन तो हमें अलग अलग प्राप्त होंगे, पर हो सकता है कि उनकी एनर्जी हमें सेम प्राप्त हो। जैसे कि
यदि हम शुरुआत करें तो ये जो होता है एक ही ऊर्जा स्तर के लिए यानी कि NX, NY, NZ के एक से अधिक यदि हमें समुच्चय प्राप्त हो रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, अपभ्रष्टता कहते हैं। यानी कि मान सेम है, एक से अधिक यदि हमें कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, वो आपको भी बताएंगे कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाते हैं, इसे हम डिजेनरेसी कहते हैं। और जितने समुच्चय यानी कि जितने कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे हैं वो हमें क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ डिजेनरेसी या फिर अपभ्रष्टता की कोटि कहलाती है। यानी कि जैसे हम इसमें मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं बच्चों, 1 रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं। तो हम तीनों का मान यदि 1 1 1 रखें तो हमें जो एनर्जी प्राप्त होगी वो क्या होगी, E11 इज इक्वल्स टू 3h² अपॉन 8ma²। ठीक है, ये हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी हमारे पास। अगर ये इसमें देखो कोई और समुच्चय नहीं बन रहा है 1 1 1 का, तीनों की वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो गया, कोरस्पॉन्ड टू सिंगल स्टेट। ये हमारे पास सिंगल स्टेट हो गई, इसकी जो डिजेनरेट वो क्या हो गई, नॉन डिजेनरेट हो गया ये। ठीक है, अब किसी ऊर्जा स्तर की अपभ्रष्टता की कोटि यदि G हो तो वह स्तर G गुना अपभ्रष्ट कहलाता है। अब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यदि देखें तो हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसके हम सोचें तो हम कौन से कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं कि 2 NX की वैल्यू 2 रख दें, NY और NZ 1 1 रख दें, ये हमारी पहली एक हो सकती है। इसमें यदि हम NX की वैल्यू 1 रहने दें, NY की वैल्यू 2 कर दें, और यदि हम इस एक बार NZ की वैल्यू 2 कर दें तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या हो गया बच्चों, 2 1 1 1 2 1 और 1 1 2। अभी देखिए ये वैल्यू यदि हम उस एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें एनर्जी की वैल्यू तो सेम प्राप्त होगी पर फंक्शन हमें अलग अलग प्राप्त होगा, फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस जिनमें एनर्जी की वैल्यू तो हमें सेम प्राप्त होती है पर फंक्शन अलग अलग प्राप्त होता है, वो क्या कहलाते हैं, डिजेनरेट कहलाते हैं या फिर अपभ्रष्ट कहलाते हैं। तो ये जो इससे जो हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है क्या हो रही है, 6h² 8ma², ये हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट अगर कोई कॉम्बिनेशन लेंगे, लोग लेंगे 2 2 1 1 2 2 1 1 2, इस प्रकार से जो भी कॉम्बिनेशन बनता है तो ये क्या हो गई इसकी डिजेनरेसी, दिस लेवल इज ट्रिपली डिजेनरेट, ये आपका ट्रिपली डिजेनरेट हो गया ये फंक्शन। तो इस प्रकार से हम एनर्जी के बहुत सारे लेवल्स हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये जो था एनर्जी डिजेनरेसी थी यानी कि अपभ्रष्टता थी। आपसे पूछ सकते हैं कि NX की वैल्यू हम क्या रखें कि हमारे पास कितनी डिजेनरेसी आ जाए, कितनी अपभ्रष्टता आ जाए। तो इस प्रकार से हम N की अलग अलग वैल्यू रख के डिजेनरेसी की कोटि हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।